फरवरी 2025 एक महाशय ने 2 मिनट का साइलेंस उन लोगों के लिए रखा था जो ये सोचते थे कि बीजेपी यमुना को साफ कर देगी। आज ठीक 8 महीने के बाद यमुना और उसकी ड्रेन्स की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ड्रेन के ऊपर अभी आपको कोई भी ज़्यादा अवशेष नज़र नहीं आ रहे होंगे। जो पहले यहाँ पे प्लास्टिक पड़ी हुई थी, जो पॉलीथीन प्लास्टिक थी, पॉलीथीन थी, ग्लास पड़े हुए थे, जो यहाँ पर जो प्लास्टिक के होते थे, बोतलें पड़ी होती थी यहाँ पर। और ये ना एकदम एक बोलते हैं ना कि इतना पड़ा होता था। ये ड्रेन मैंने इतना ज़्यादा गंदा देखा था कि इसके ऊपर लोग चल रहे थे। ये ड्रेन काफ़ी हद तक जो है साफ़ कर दिया गया है, जिसके बाद मानो ये पूरी लॉबी साइलेंस में जा चुकी है। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यमुना आज पूरी तरीके से साफ हो चुकी है, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जो स्टिल ये छोटा सा चेंज है ना, ये भी मॉन्यूमेंटल लग रहा है। उसका रीजन पता है क्या है? क्योंकि कुछ महीनों पहले तक ना यमुना को एक डेड रिवर कहा जाने लगा था। यमुना का पानी इतना डेंजरस हो गया था कि वहां आप एक्वाटिक लाइफ तो छोड़ दो, बैक्टीरिया तक सरवाइव नहीं कर सकते थे। पॉइजनस इतना कि बस हाथ डालो और स्किन कैंसर हो जाए। यहां से ना ऐसी पॉइजनस गैस निकलती थी जो आंखों में जाने मात्र से लोगों को अंधा कर दे। ये पानी अभी किसी योग्य नहीं है। आप ह्यूमन तो छोड़िए, एनिमल अगर इस पानी में चले जाए तो उनको भी रोग हो जाएगा। पिछले साल तक ना घाटों की सितंबर अक्टूबर के महीने तक ये हालत हो जाती थी। लेकिन फरवरी में सरकार बनने के बाद बीजेपी ने चैलेंज ये लिया कि वो 3 साल के अंदर अंदर यमुना को पूरी तरीके से साफ कर देंगे। जो बात लिटरली इम्पॉसिबल लग रही थी, लेकिन आज जो कुछ भी हो रहा है उससे एक होप देखने को मिलती है। सामने ये है माँ यमुना, और अभी आप पूरा तरीके से देख रहे होंगे माँ यमुना का जल अभी आपको ऊपर से पूर्णतः स्वच्छ दिख रहा होगा। कोई भी मलबा कचरा नहीं दिख रहा होगा। बहुत बेहतरीन हो गई है। अब यहाँ परिसर से मैं आपको चीज़ें बताऊँ, यहाँ से परिसर तो बना दिया गया है, फिर परिसर के बैठने के लिए जो लोग होते हैं उनके लिए बैठने के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा चबूतरा बनाया जा रहा है। इतनी भयावह स्थिति में था, इतना बेहतरीन साफ़ कर दिया है। अब तक का दिल्ली का सबसे साफ़ किया हुआ नाला यही है, जो मेरे को बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया मैं भाई इसको देख करके, इतना साफ कैसे हो गया। पहली बार कोई गवर्नमेंट आई है जो एक्चुअली में दिल्ली के ड्रेन्स पे काम कर रही है। यमुना के ड्रेन्स पे वॉर मोड में स्लज और कचरे को बाहर निकाला जा रहा है। ये जो आप अभी देख रहे होंगे, जो ऊपर सफ़ेद सा आपको नज़र आ रहा होगा, जो गंदगी आपको नज़र आ रही होगी, ये यहाँ से निकाली गई है। नालों के अंदर से जब गाद निकाली जा रही थी तो गाद के ऊपर आप देख रहे होंगे कितनी गंदगी और प्लास्टिक, पॉलीथीन और बहुत सारी चीज़ें, पन्नियाँ, ये सब ना नाले के अंदर थी। अब इनके ऊपर मशीनें उतर चुकी हैं। आप देख रहे होंगे मशीन यहाँ पर काम भी कर रही है। नाले के ऊपर आधे या फिर आप बोल सकते हो 30% तक साफ भी हो चुके हैं। इनके ऊपर से गाद निकाल दी गई है। मैकेनाइज्ड बोट्स रोज के रोज फोम और फ्लोटिंग वेस्ट को बाहर निकाल रहे हैं। और अनऑथराइज्ड कॉलोनीज तक पहली बार सीवर लाइंस को बिछाया जा रहा है। पहली बार लग रहा है कि यमुना पे वाकई काम हो रहा है। जो खजूरी खास में पानी भरता था, अभी आप देख सकते हो यहाँ पर किस प्रकार से काम चल रहा है। जेसीबी आ चुकी है और जेसीबी से यहाँ पर काम चलना शुरू हो गया है। नाले को देख सकते हो आप किस प्रकार से आकार दिया जा रहा है। पहले ये नाला पूरा जाम हो रखा था, अब इसको यहाँ से देखिए जो जितनी भी गाद थी यहाँ से निकाली जा रही है नाले के ऊपर से। अगर आप ऋग्वेद को उठाओगे ना तो उसके 10वें मंडल के नदी स्तुति सूक्त में यमुना का नाम देखोगे तो अब सवाल ये उठता है कि जो काम पिछले सरकार 70 सालों में नहीं कर पाई, क्या बीजेपी उस काम को मात्र 3 साल के अंदर कर पाएगी? क्या वापस यमुना को रिवाइव किया जा सकता है? आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। देखिए, ये समझने से पहले कि आखिर यमुना को साफ करना इतना बड़ा चैलेंज क्यों बन गया, हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर यमुना इतनी गंदी हुई कैसे। और इसके लिए ना हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे जाना पड़ेगा। यमुना ना उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और फिर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से बहते हुए प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। ये नदी हमेशा से हिंदू धर्म में बहुत पवित्र मानी गई है। हिंदू परंपरा में ना यमुना को कालिंदी भी कहा जाता है और उन्हें भगवान कृष्ण की एक पत्नी के रूप में भी इसका उल्लेख आता है। ये नदी सूर्य की बेटी और यम की बहन भी मानी जाती है और इसीलिए माना जाता है कि इसके जल में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और मृत्यु के कष्ट कम हो जाते हैं। ऋग्वेद से लेकर महाभारत तक हर जगह यमुना का जिक्र है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी स्तुति सूक्त में यमुना का नाम आता है। महाभारत में पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ इसी यमुना के किनारे बसाई गई थी और हजारों सालों तक
यमुना का पानी सीधे पिया जाता था। यमुना के किनारे विश्राम घाट, केशी घाट जैसे सैकड़ों घाट बने हुए थे जहां हिंदू रोजाना स्नान और पूजा करते थे। इनफैक्ट राजा अम्बरीश, राजा शांतनु, ऋषि अगस्त जैसे कई लोगों ने यमुना के किनारे ही वैदिक रिचुअल्स किए थे। इसके अलावा ना यमुना में भाई दूज, कुंभ और छठ जैसे कई फेस्टिवल्स पूरे रेवरेंस के साथ मनाए जाते रहे हैं। रीजन पता है? लोग ना नदियों को माता मानकर ट्रीट करते थे और इसी कारण से ना लोग उसमें कुछ भी ऐसा नहीं डालते थे जिससे नदी को नुकसान हो या फिर पॉल्यूशन हो। सिर्फ ऑर्गेनिक चीजें ही डाली जाती थी, जैसे कि फूल, पत्ते, तुलसी, बेलपत्र, नारियल, दूध, दही, इस प्रकार की बायोडिग्रेडेबल चीजें होती थी। पानी में जाते ही ये चीजें ना जल्दी गल सड़कर मिट्टी और जीवों का हिस्सा बन जाती थी और इसी कारण से यमुना का इकोलॉजिकल बैलेंस जो था वो हमेशा मेंटेन रहता था। और आप ना इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि जब बाबर भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था ना, तब बाबर ने अपनी डायरी में लिखा था कि यमुना का पानी जो है ना वो अमृत से भी अच्छा है। अकबर की आईने अकबरी में साफ साफ दर्ज है कि अकबर सिर्फ यमुना और गंगा का ही पानी पीता था क्योंकि वो इसकी प्योरिटी से काफी प्रभावित था। यानी कि यमुना को ना हमेशा से एक बहुत ही प्योर और पायस रिवर की तरह मेंटेन किया गया था। लेकिन फिर ना भारत के ऊपर अंग्रेजों का शासन आता है और इसी दौरान 1911 में किंग जॉर्ज V कैलकाटा को छोड़कर भारत की राजधानी बना देते हैं दिल्ली को। और इस निर्णय के बाद ना अंग्रेजों ने दिल्ली को नई तरीके से डिजाइन करने का फैसला किया। सर एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर, इनको प्लान बनाने का काम दिया गया था कि दिल्ली को नई तरीके से डिजाइन किया जाए। लुटियंस ने पूरी दिल्ली को एक मॉडर्न इंपीरियल कैपिटल की तरह डिजाइन कर दिया। चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े बंगलों की कॉलोनीज और सेंट्रल एक्सिस पर राष्ट्रपति भवन। लेकिन उसका ध्यान ना सिर्फ ब्रिटिश इलीट्स के कंफर्ट पर था, पुरानी दिल्ली की पॉपुलेशन और गंदगी की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था वो आदमी। और इसके बाद ना अंग्रेजों ने ही फिर ड्रेनेज सिस्टम बनाया और इन लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम बनाने में ना सबसे आसान तरीका चुन लिया, यानी कि गंदा पानी जो है ना पूरे क्षेत्र का, उसको यमुना की तरफ मोड़ दो। अंग्रेजों ने दिल्ली के स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स और सीवेज लाइंस का सीधा कनेक्शन यमुना से कर दिया। यह वही टाइम था जब ऑफिशियली यमुना को एक सीवेज ड्रेन की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया गया था। ऊपर से अंग्रेजों ने ना वेस्टर्न यमुना कैनाल, ईस्टर्न यमुना कैनाल, ताजेवाला बैराज, ओखला बैराज, आगरा कैनाल, इस टाइप के कई बैराजेस और कैनाल्स बनवा दिए। अब इससे हुआ है कि यमुना का जो लीन सीजन होता था ना, उसमें लगभग सारा का सारा पानी हरियाणा और यूपी के खेतों में डाइवर्ट होने लग गया। मतलब कि दिल्ली तक आने वाली जो पानी का फ्लो था ना, वो बहुत कम हो गया और इससे रिवर के पास जो अपने आप को क्लीन करने का जो नेचुरल फ्लशिंग मैकेनिज्म होता है, वो दिल्ली आते आते ना खत्म होने लग गया। इसके अलावा ना अंग्रेजों ने नजफगढ़ झील को सुखाकर एक नाला बना दिया जो आज नजफगढ़ ड्रेन के नाम से जाना जाता है। पहले जो नजफगढ़ था ना, वो एक विशाल वेटलैंड था जो कि फ्लड्स को एब्जॉर्ब करता था और एक रिच इकोसिस्टम मेंटेन करता था। लेकिन उसको सुखाकर ना एग्रीकल्चर लैंड बनाया गया और आज यही नजफगढ़ ड्रेन जो है ना, वो दिल्ली के यमुना स्ट्रेच का सबसे बड़ा पॉल्यूशन सोर्स है। अकेले ये जो ड्रेन है ना, वो 40% से ज्यादा गंदगी यमुना में छोड़ता है। और इस सब से हुआ ये कि यमुना धीरे धीरे गंदी होनी शुरू हो गई। आगे चलकर 1947 में देश को कॉलोनियल पावर से आज़ादी तो मिल गई। लोग ये भी सोचने लग गए कि अब यमुना माँ की हालत सुधरेगी, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। देखिए, ब्रिटिशर जब इंडिया को छोड़कर गए ना, तब उन्होंने इंडिया को पूरी तरीके से लूट लिया था। इससे हुआ ये कि जो इंडिया एक समय पर सोने की चिड़िया हुआ करता था, वो गरीबी और बदहाली में चला गया। और ये सब काफ़ी नहीं था कि पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से रेफ्यूजीज़ की एक ऐसी फ्लड आई और इंडिया का जो बचा कुचा इंफ्रास्ट्रक्चर था ना, वो भी कोलैप्स होने लगा। और दिल्ली पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ा। जहां पूरे इंडिया में पॉपुलेशन 1.3% से ग्रो कर रही थी ना, वहीं अकेले दिल्ली में ये ग्रोथ रेट 6% पार हो गया था। 6%। 1941 के सेंसस में दिल्ली की पॉपुलेशन 9 लाख थी और 1951 तक ये डबल होकर 17.4 लाख हो गई थी। इसका मतलब पता है क्या हुआ? केवल एक डेकेड के अंदर अंदर एक छोटे से शहर में उसकी कैपेसिटी से डबल पॉपुलेशन हो गई थी। ऊपर से जो ग्रोथ थी ना, ये नेचुरल नहीं थी बल्कि एकदम फोर्स थी। धीरे धीरे नई नई कॉलोनीज बनाई गई और इनमें से कई तो यमुना के फ्लड प्लेन्स पर ही बसा दी गई। समझ, ये प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई। फ्लड प्लेन्स वो जगह होती है जहाँ से नदी अपना नेचुरल रिचार्ज करती है, लेकिन वहाँ तो कॉलोनीज बन गई थी। और इन कॉलोनीज की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ये एकदम एडहॉक थी, बिना किसी प्लानिंग के। मतलब कोई सीवर लाइन नहीं, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं, और जो कुछ भी वेस्ट निकलता था वो सीधा खुले नालों के थ्रू यमुना में जाने लगा। और धीरे धीरे दिल्ली के लिए यमुना एक ओपन सीवर हो गया था। ऊपर से यहाँ दिक्कत ये भी थी कि उस समय दिल्ली क्या, पूरे देश की हालत बहुत ख़राब थी। नेचुरली ही हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी ये थी कि हम किसी भी तरीके से सर्वाइव कर लें, जो कि ऑब्वियस भी था। अगर आपकी भूखमरी वाली ज़िंदगी होगी तो आप पॉल्यूशन और सीवेज
इनको कितनी प्रायोरिटी दोगे भाई। इसी कारण उस समय यमुना के फ्लड प्लेन्स पर ना सेटलमेंट को रोकने के लिए कोई स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं बनाई गई। पानी और सीवेज इनको प्रायोरिटी दी ही नहीं गई। फिर इसके बाद नेहरू जी और पीसी महालनोबिस दोनों का मानना यह था कि अगर भारत को मॉडर्न बनाना है तो एग्रीकल्चर से ज़्यादा स्टील, पावर और इंजीनियरिंग इन जैसी इंडस्ट्रीज पर ध्यान देना होगा। इसी सोच के चलते सेकेंड 5 ईयर प्लान लाया गया और इसमें बड़े बड़े स्टील प्लांट्स लगाए गए। भिलाई सोवियत की मदद से, राउरकेला जर्मनी की मदद से और दुर्गापुर ब्रिटेन की मदद से। इनके साथ साथ इकोनॉमिक एक्सपेंशन के लिए दिल्ली में भी नई इंडस्ट्रीज खड़ी की गई। साउथ दिल्ली में ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, वजीरपुर में स्टील और मेटल इंडस्ट्रीज, मायापुरी में स्क्रैप और मशीनरी इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पर दिक्कत ना तब आई जब गवर्नमेंट ने कई इंडस्ट्रीज को बिना किसी एनवायरनमेंट चेक के अलाउ कर दिया और जिसका रिजल्ट ये हुआ कि ये सभी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज अपना केमिकल वेस्ट सीधा यमुना में ओपनली बहाने लगे। अब इस सबसे भले ही दिल्ली की जो अर्बन ग्रोथ थी वो बहुत तेजी से बढ़ी हो, लेकिन प्रॉब्लम ये रही कि इंडस्ट्री और पॉल्यूशन के कंपैरिजन में सीवेज और वेस्ट मैनेजमेंट इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बिल्कुल डेवलप नहीं हुआ। उल्टा जो ड्रेन्स ओरिजिनली स्ट्रॉन्ग वाटर के लिए बनाए गए थे उनको धीरे धीरे सीवेज के लिए यूज करने लगे, जिससे यमुना और गंदी होती चली गई। शहर के सारे नाले गटर बनना शुरू हो गए थे, जिससे यमुना का पानी और काला होना शुरू हो गया था। समय के साथ साथ इंडस्ट्रियल बेल्ट्स फैलते गए और हजारों माइग्रेंट वर्कर्स यमुना के किनारे स्लम्स पर बस चुके थे। ये स्लम्स पूरी तरीके से रिवर पर डिपेंडेंट हुआ करते थे और इनका जो पूरा सीवेज था ना और सॉलिड वेस्ट थी वो नदी में ही जाती थी। यानी अब लोग भी यमुना को डंपिंग रिवर की तरह यूज करना शुरू कर चुके थे। पर देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उस समय जो गवर्नमेंट थी ना वो बिल्कुल एफर्ट नहीं कर रही थी। इनफैक्ट उस समय दिल्ली जल बोर्ड बनाया गया और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स STPs भी बनाने की शुरुआत वहीं से हुई, लेकिन कैपेसिटी बहुत छोटी हुआ करती थी STPs की। STPs सिर्फ 20-30% ऑफ सीवेज को ट्रीट कर पाते थे, बाकी का जो सीवेज था ना वो सीधा यमुना में गिरता था। इसके अलावा 1993 में नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने और जापान की सरकार ने एक साथ मिलकर यमुना एक्शन प्लान फेज 1 शुरू किया था। उस समय दिल्ली में ना बीजेपी रूल कर रही थी और इस प्लान को लागू करने की जो जिम्मेदारी थी वो दिल्ली गवर्नमेंट को दी गई। दिल्ली सरकार ने कुछ STPs का ग्राउंड वर्क शुरू भी किया, लेकिन फंडिंग और सेंटर और बीजेपी इन तीनों के बीच में कभी तालमेल बना ही नहीं और ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से फेल हो गया। इसके बाद 1998 में शीला दीक्षित की कांग्रेस गवर्नमेंट बनी और फिर वहां पर यमुना का काम बड़ी तेजी से शुरू हुआ। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए, पर अफसोस इस सब प्रोजेक्ट में भले ही हजारों करोड़ रुपया खर्च हुआ हो, लेकिन प्रोजेक्ट ना पूरी तरीके से फेल रहे। और इन प्रोजेक्ट्स के फेल होने का सबसे बड़ा कारण बताइए क्या था? कॉलोनी से सीवेज STP तक पहुंचता ही नहीं था। एक तो सीवर लाइन इनकम्प्लीट हुआ करती थी, ऊपर से अनऑथराइज्ड कॉलोनीज सीवर नेटवर्क के बाहर थी। यानी जो STP बनाई गई ना उसका मतलब ही खत्म हुआ पड़ा था। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की अगर रिपोर्ट को माने ना तो 40% फीकल स्लज डायरेक्टली यमुना में जाता है बिना STP से गुजरे, और जो STPs बने उनकी कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन जो था वो 50 से 60% ही रहा। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि यमुना क्लीनिंग पर जो पैसा खर्चा हुआ ना वो पैसा लिटरली बर्बाद हो रहा था। ऊपर से आप सबको पता है कि इंडिया में करप्शन कितना अंदर तक फैला हुआ है। गवर्नमेंट अगर कोई एफर्ट भी करे ना तो भी नीचे इतना करप्शन है कि चाह के भी वो पॉलिसी का रिजल्ट ठीक से नहीं आ पाता। यही सेम हुआ इन प्रोजेक्ट्स के साथ भी। आप अभी का ही एग्जाम्पल ले लो, एक्टिविस्ट वरुण गुलाटी, उन्होंने एक रिपोर्ट दी कि आज भी फैक्ट्रीज जो ओपनली यमुना में अपना वेस्ट डंप कर रही थी उनको DPCC ऑफिसर्स घूस लेकर ना सेटल कर रहे थे। अब इस सबसे हुआ ये कि यहाँ एक और दिल्ली की यमुना गंदी हो रही थी, वहीं दूसरी ओर दिल्ली की पॉपुलेशन बढ़ रही थी। 2001 में 2001 में दिल्ली की पॉपुलेशन 1.39 करोड़ थी, 2011 में 1.82 करोड़ पहुंच चुकी थी। यानी अब यमुना पे करोड़ों लोगों का प्रेशर आने लगा था। दिल्ली रोजाना 3800 mld सीवेज प्रोड्यूस करती है, 3800 mld सीवेज, लेकिन जो STPs हैं उनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सिर्फ 2400 mld के आसपास है और एक्चुअल में जो सीवर लाइन से सीवेज STP तक पहुंचती है वो 1500 mld के आसपास ही है। मतलब रोज 600 mld अनट्रीटेड सीवेज तो डायरेक्टली यमुना में जाता ही जाता है और इस सब से ना यमुना बहुत पॉल्यूटेड हो रही थी। तभी 2015 में अरविंद केजरीवाल एक नई उम्मीद लेकर आते हैं। उनकी सरकार कहती है कि हम यमुना को साफ करेंगे।
देखिए, पिछले 4 दशकों में ना यमुना एक नाला बन चुकी थी। कांग्रेस के यमुना एक्शन प्लान्स फेल हो चुके थे। बीजेपी की राज्य सरकार भी कुछ नहीं कर पाई थी और अब दिल्ली के लोग ना बैक ऑफ द माइंड में एक ऐसी सरकार चाहते थे जो यमुना को दोबारा से रिवाइव कर सके। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने इसी सेंटिमेंट को पकड़ा और अपने अनेक वादों में से एक वादे में कहा कि हम यमुना को अगले 5 साल में इतना साफ कर देंगे कि लोग यहाँ पर पिकनिक मनाया करेंगे। आज यहाँ पे एक छोटा सा कार्यक्रम है। 5 साल के अंदर अपने को ऐसे करना है कि दिल्ली के एक एक व्यक्ति को यमुना के तट के ऊपर लाना है। उन्होंने सरकार बनते ही ना यमुना आरती की और मैली से निर्मल यमुना नाम का एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहने में और करने में काफी डिफरेंस था। ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से फेल हो गया और इसके लिए ना एक नहीं बल्कि कई सारे रीजंस हैं। चाहे वो केजरीवाल का फोकस सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के बजाय पॉपुलिस्ट स्कीम्स पर, फ्रीबीज पर ध्यान देना हो, या फिर इंडस्ट्री वेस्ट को रोकने पर कोई एक्शन ना लेना हो, या फिर वो अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण ना अनेकों इलीगल रिफ्यूजीज को दिल्ली के यमुना के किनारे बसने देना हो, केजरीवाल ने हर बीते साल प्रॉमिस यही किया कि वो यमुना को साफ कर दिखाएंगे। आज यहाँ पे एक छोटा सा कार्यक्रम है। 5 साल के अंदर अपने को ऐसे करना है कि दिल्ली के एक एक व्यक्ति को यमुना के तट के ऊपर लाना है और अपने को यमुना साफ करनी है, यमुना नदी भी साफ करनी है। इसकी भी मैंने पूरी प्लानिंग करी है। यमुना नदी के अंदर 4-5 साल के अंदर आपको गोता लगवा देंगे, नला देंगे। अगले चुनाव के पहले, ये वाला चुनाव नहीं, 5 साल के अंदर अगले चुनाव के पहले आपके सारे गांव को ले जाके उसमें डुबकी लगवा दूंगा मैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ना कोई विजिबल एफर्ट नहीं दिख रहा था और इन सब चीजों से ना यमुना का पॉल्यूशन लेवल रिकॉर्ड तोड़ चुका था। यमुना का जो दिल्ली का स्ट्रेच है ना, उसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का जो लेवल है वो 0 तक गिर गया था, जो कि एक्वेटिक लाइफ तो छोड़िए, वहां पर बैक्टीरिया का सर्वाइव करना भी मुश्किल था। बुराड़ी और वजीराबाद के पास ना बार बार मछलियों के मरने के फोटोज वायरल हो रहे थे और यमुना में से ना कुछ इस प्रकार के फोटोज बार बार अखबारों में छपना या मीडिया की रिपोर्ट्स में आना कॉमन हो गया था। छठ पूजा के दौरान ना टॉक्सिक जहरीले झाग वाले जो फोटोज होते थे ना, वो तो हर साल की कहानी ही बन चुके थे। एंड माइंड यू, ये लोग ना सरकार के वोट बैंक थे जो छठ में जाते थे। ये वीडियोज या ये फोटोज अगर आपको कुछ कम लग रहे हैं ना, तो मैं आपको यमुना की गंदगी का कुछ डेटा बताता हूँ। एक हेल्दी नदी के अंदर ना 500 यूनिट से ज्यादा का सीवेज नहीं डाला जाना चाहिए। जैसे ही ये जो सीवेज है ना वो 2500 यूनिट को पार करता है तो नदी के पॉल्यूशन को खतरे के निशान से ऊपर माना जाने लगता है। और यमुना के अंदर ने जो पॉल्यूशन का लेवल है ये 1.2 बिलियन यूनिट तक था सीबीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार। मतलब कि भाई साहब जो अलाउड लिमिट है ना उससे 20 लाख गुना ज्यादा गंदा पानी है यमुना में। अमोनिया और फॉस्फेट के लेवल ना इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि दिल्ली जल बोर्ड खुद बार बार पानी की सप्लाई को रोक देता था, क्योंकि ट्रीटमेंट प्लांट जो था ना दिल्ली जल बोर्ड के पास, उसकी कैपेसिटी ही नहीं थी कि इतने जहरीले पानी को हैंडल कर पाए। डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स के अनुसार ना यमुना इतनी जहरीली हो चुकी थी कि पानी में मात्र हाथ डालने से स्किन के डिजीजेस हो सकते थे और आंख में पानी की एक बूंद चली जाए ना तो ब्लाइंडनेस तक हो सकती थी। इनमें जो है आपको फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया बहुत हाई है, इनकी बीओडी हाई है। 3 mg पर लीटर बीओडी होनी चाहिए नहाने वाले पानी में। जहाँ पे हम खड़े हैं ये ओखला बैराज है, दिल्ली का आखिरी बैराज। यहाँ पे इसकी जो है बीओडी 37 mg पर लीटर है, मतलब नहाने वाले पानी से 12 गुना ज़्यादा इसकी बीओडी है। फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया 275 गुना ज़्यादा यहाँ है, आगे जाके ये 7000 गुना हो जाता है जब दिल्ली के सारे ड्रेन्स मिल जाते हैं इसमें। तो इसका कारण यही है कि ये पानी अभी किसी योग्य नहीं है। आप ह्यूमन तो छोड़िए, एनिमल अगर इस पानी में चले जाए तो उनको भी रोग हो जाएगा। तो किसी भी तरीके से किसी भी बहुत डेंजरस है ये, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। कई साइंटिफिक स्टडीज के अनुसार ना यमुना के पानी में हैवी मेटल्स जैसे कि क्रोमियम, आयरन और मरकरी डेंजरस लेवल से कई गुना पार करके आगे पहुंच चुके थे। एक रिपोर्ट के अनुसार उसी समय यमुना में ना क्रोमियम परमिशन लेवल से 11 गुना ज्यादा बढ़ गया था और आयरन 71 टाइम्स 71 गुना ज्यादा बढ़ गया था। सोचिए क्या हाल कर दिया गया था यमुना का। एनीवेज, आज भी यमुना के जो 70% पॉल्यूशन का जो कारण है ना वो दिल्ली के ही अनट्रीटेड सीवेजेस हैं। एनजीटी की माने तो दिल्ली में 7 मिलियन से ज्यादा घरों में सीवेज की कोई सुविधा ही नहीं है। लेकिन इन सब चीजों पर ना कभी भी इफेक्टिव एक्शन नहीं हुआ। जब ये सब पर ना केजरीवाल से अकाउंटेबिलिटी ली गई तो उन्होंने ये कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि यमुना पर वोट थोड़ी मिलते हैं। मैं अब थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स तो समझने लगा हूँ। हाँ। यमुना पे वोट नहीं मिलेंगे। भारत माता की, यमुना मैया की, यमुना मैया की, यमुना मैया की। केजरीवाल की सरकार ने ना यमुना रिवाइवल तो छोड़िए, उल्टा यमुना को अपनी हिस्ट्री के सबसे खराब दौर में पहुंचा दिया था। एनजीटी वालों ने साफ साफ कह दिया था कि दिल्ली में यमुना पूरी तरीके से डेड हो चुकी है, मर चुकी है। जिसके बाद 2025 में चुनाव वापस होता है और इस बार दिल्ली की जनता एक दूसरी सरकार को चुनती है। फरवरी 2025 में रेखा गुप्ता दिल्ली की नई सीएम बनती हैं।
शपथ लेते ही उन्होंने ये साफ कर दिया था कि यमुना को रिवाइव करना उनकी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। रेखा गुप्ता ने एक क्लियर रोड मैप दिया कि उनकी सरकार 1100 दिन के अंदर यानी 3 साल के अंदर अंदर यमुना को साफ कर देगी। कई लोगों ने इस टारगेट को ना इम्पॉसिबल बताया, कईयों ने इसे पॉलिटिकल गिमिक बताया, और ये लोग ना काफ़ी हद तक सही थे, क्योंकि एक तो पिछली कई गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपया खर्च किया फिर भी वो फेल हो गए। ऊपर से आज यमुना इतनी गंदी हो चुकी है, इतनी गंदी हो चुकी है कि इसे लोग ना बाकायदा डेड रिवर कह रहे हैं। लेकिन इस बार ना गवर्नमेंट ने एक ऐसा डिटेल्ड फ्रेमवर्क बनाया है जो आज से पहले कभी नहीं बना था। सबसे पहले यमुना मास्टर प्लान अनाउंस हुआ। इसके लिए एक डेडिकेटेड यमुना कोष बनाया गया जिसमें 500 करोड़ रुपया सीधा सीधा अलोकेट कर दिया गया। इसके अलावा ना 3104 करोड़ का एक फंड सीवर नेटवर्क एक्सपेंशन के लिए दे दिया गया। दिल्ली की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ना वो ये थी कि कॉलोनीज सीवर लाइन से कनेक्टेड थी ही नहीं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्स यानी एसटीपीज बनते रहे लेकिन उन तक सीवेज का जो पानी था वो पहुंचता ही नहीं था। इस बार पहली बार फोकस ये रखा गया है कि नदी तक गंदा पानी जाने ही नहीं दिया जाएगा। इसीलिए 40 डिसेंट्रलाइज्ड एसटीपीज प्लान किए जा रहे हैं जो ड्रेन के ओरिजिन पर सीवेज को ट्रीट करेंगे। मतलब जो नाला यमुना में गिरता है उसके स्टार्ट पॉइंट पर ही एक मिनी ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया जाएगा जो सीवेज को फिल्टर करेगा। साथ ही पुराने और बड़े जो एसटीपीज हैं जैसे ओखला का हो गया या कोंडलिया रिठाला का हो गया जो डेकेड से अंडर कैपेसिटी और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी पर चल रहे थे, उनका ना अपग्रेडेशन फास्ट ट्रैक पर डाला जाएगा। और अगर हम रिपोर्ट्स की माने ना तो अभी मात्र 8 महीनों के अंदर अंदर ना कई एसटीपीज को अपग्रेड करा दिया गया है, चाहे वो रिठाला का हो, कोंडली का हो या फिर ओखला का हो। सरकार ने मॉनिटरिंग के लिए भी ना एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। पहली बार रियल टाइम मॉनिटरिंग स्टेशंस लगा दिए गए हैं जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, बीओडी, सीओडी इन जैसे पैरामीटर्स को ट्रैक करते रहते हैं। इसके साथ ही इंडस्ट्रीज के लिए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पॉलिसीज एनफोर्स की गई और 24/7 मॉनिटरिंग स्टार्ट कर दी गई। अब जो भी फैक्ट्रीज अपना वेस्ट बिना किसी ट्रीटमेंट के ड्रेन में डाल रही थी उनके ऊपर हेवी क्रैकडाउन किया जा रहा है। रेखा गुप्ता सरकार में आने के बाद से ही ना वॉर मोड पे यमुना पे काम कर रही हैं। कई हाईटेक मशीन्स जैसे कि स्किमर बोट्स और एम्फीबायस एक्सकावेटर्स इनको लगा दिया गया है जो कि डेली स्लज को यमुना बेड से बाहर निकाल रही हैं। रिपोर्ट्स की अगर माने ना तो दिल्ली इरिगेशन डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी 6 किलोमीटर के स्ट्रेच से 3.36 लाख क्यूबिक मीटर स्लज निकाल दिया है। हालांकि इससे हो ये रहा है कि जो बेड रॉक से ना स्लज निकल रही है वो पानी में मिलके और ज़्यादा गंदा कर रही है पानी को, लेकिन ये ना टेम्परेरी है। आने वाले समय में जब पूरी तरीके से स्लज साफ हो जाएगा तो यमुना ना बहुत साफ दिखने लगेगी। आज सोलर एरेटर्स लगाए जा रहे हैं ताकि पानी में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बढ़ सके और ना इसका फायदा भी हो रहा है। पहले जहां डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल 0 हुआ करता था अब रिपोर्ट्स में वो ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहा है। आज दिल्ली का कोई ऐसा ड्रेन नहीं है जहां काम नहीं हो रहा है, चाहे वो सीलमपुर ड्रेन हो जो दिल्ली का सबसे गंदा ड्रेन है। आज वहां बहुत तेजी से ट्रैश क्लीनिंग और डीसिल्टिंग चल रही है। नए नए ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं और बैंक रिस्टोरेशन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। बुराड़ी के ड्रेन में पहली बार सोलर एरेटर्स लगाए गए हैं जो पानी में एयर बबल्स डालकर ऑक्सीजन को एक्टिवेट करते हैं। इससे वहां की जो एक्वेटिक लाइफ है ना वो रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। बारापुला ड्रेन जो साउथ दिल्ली का सबसे बड़ा पॉल्यूटेंट है वहां बूम बैरियर्स लगाए जा रहे हैं जिससे फ्लोटिंग ट्रैश वहीं की वहीं रुक जाए। आज लेटेस्ट अपडेट ये है कि काफ़ी हद तक यहाँ से कचरा साफ कर दिया गया है और यहाँ की जो किनारे हैं उनको रिस्टोर कर दिया गया है और जो ब्यूटिफिकेशन का काम है ना वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ये अभी आपकी स्क्रीन पे एक फोटो दिख रहा होगा, ये कुछ महीने पहले करकरडुम्मा ड्रेन का फोटो है जो पूरी तरीके से डेंस ट्रैश लेयर से ढका हुआ था। यहाँ का ना 90% ट्रैश अब रिमूव हो चुका है और डेली यहाँ पर ड्रेजिंग हो रही है। आज वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। फिर लाजपत नगर ड्रेन, उसमें ड्रेजिंग और डीसिल्टिंग के साथ साथ बैंक्स को प्रॉपर शेप दिया जा रहा है और वॉकवेज बनाए जा रहे हैं।
फिर झरोड़ा माजरा ड्रेन, उसमें ट्रैश क्लीनिंग, ड्रेजिंग और बैंक रिस्टोरेशन, इन सब का काम चल रहा है। साहिबी रिवर जो बाद में आके यमुना से मिल जाती है, उसको भी साफ किया जा रहा है। वहां से ट्रैश और वाटर हाइसिंथ तेजी से रिमूव किए जा रहे हैं। फिर द्वारका सीवर और ड्रेन्स में पुराने सीवर पाइप्स को रिप्लेस किया जा रहा है और नए कनेक्शंस बनाए जा रहे हैं, जिससे ड्रेन्स, एसटीपीज और डीएसटीपीज से लिंक आराम से किया जा सकेगा। नजफगढ़ जैसे पॉल्यूटेड ड्रेन्स में ना आज बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। आज वो कुछ इस तरीके के दिख रहे हैं। इसके पैरेलल में यमुना के घाट और रिवर फ्रंट, उनके ऊपर भी बहुत तेजी से काम चल रहा है, चाहे वो वासुदेव घाट हो या फिर यमुना वाटिका हो। आज जो मैकेनाइज्ड बोट्स है ना, वो डेली यहाँ से फोम और फ्लोटिंग वेस्ट को निकाल रहे हैं। पहले ये घाट स्मेल और काला पानी की वजह से अनयूजेबल थे, अब ग्रेजुअली यहाँ पर इम्प्रूवमेंट दिखने लगी है। इसके अलावा 416 इलीगल कॉलोनीज और 115 अर्बन विलेजेस में सीवर का नेटवर्क बिछाया जा रहा है। यहाँ पर ना पहले सीवर लाइन बिछी ही नहीं थी। दिल्ली जल बोर्ड ने इसके लिए 3104 करोड़ का मास्टर प्लान तैयार किया है और 330 किलोमीटर नई सीवर ट्रंक लाइन बिछाई जा रही है। अभी की जो दिल्ली गवर्नमेंट है ना, उसने टारगेट ये रखा है कि अपने टेन्योर के एंड तक सभी दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में प्रॉपर सीवर लाइन बिछा दी जाएगी। ऊपर से आज रेखा गुप्ता इलीगल सेटलमेंट्स पर भी ना बहुत भयंकर क्रैकडाउन कर रही हैं, बिना किसी वोट बैंक के डर से। आज हमें इसमें रिजल्ट दिखना भी शुरू हो चुका है। यमुना के कुछ स्ट्रेचेस जहां पहले खड़ा होना मुश्किल था, अब लोग बोल रहे हैं कि स्मेल बहुत कम हो चुकी है और सरफेस विजिबली क्लियर हो चुका है। पहली बार दिल्ली की जनता को लग रहा है कि यमुना का रिवाइवल सिर्फ एक जुमला नहीं, एक ग्राउंड रियलिटी बन रहा है। पर ये जो इम्प्रूवमेंट है ना, ये भी एक शुरुआत है। जैसे जैसे स्लज निकलता रहेगा और नए डीएसटीपीज फंक्शनल होते रहेंगे, पॉल्यूशन का जो लोड है ना, वो हर महीने कम होता रहेगा। मैं ये मानता हूँ कि ये जो सभी स्टेप्स हैं, ये इनफ नहीं है, क्योंकि आज यमुना एक्सट्रीम लेवल पे डेंजरस और पॉइजनस है। लेकिन आपको बता दूं कि ये काम इम्पॉसिबल तो कतई नहीं है। आज हमारे पास ना दुनिया भर के कई रिवर्स के एग्जाम्पल्स हैं जो यमुना जैसी गंदी थी, लेकिन वहाँ पर सही एक्शन लिया गया और उनको रिवाइव किया गया। फॉर एग्जाम्पल, आप लंदन की थेम्स रिवर की बात कर लो। थेम्स ना दुनिया की सबसे गंदी नदियों में से एक थी। इनफैक्ट थेम्स का जो पानी था ना, वो इतना खतरनाक और बदबूदार हो गया था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर लोग विंडोज को बंद कर लेते थे, क्योंकि थेम्स की बदबू वहां तक जाती थी। थेम्स बायोलॉजिकली डेड हो चुकी थी, पर फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। मैसिव सीवेज ट्रीटमेंट, इंडस्ट्रियल कंट्रोल और रिवर फ्रंट क्लीनिंग, तीनों चीजें शुरू की गई, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि थेम्स रिवर रिजुविनेट हो गई। मतलब यहां से क्लियर है कि अगर पॉलिटिकल डिटर्मिनेशन हो तो कोई भी नदी दोबारा जन्म ले सकती है। और आज एटलीस्ट पहली बार यही डिटर्मिनेशन हमें गवर्नमेंट में दिख रही है और दिख रहा है कि यमुना को साफ करने के लिए काम किया जा रहा है। और अगर बीजेपी और रेखा गुप्ता यमुना को साफ करने में 50% भी सक्सेसफुल हो जाती हैं, तो ये किसी हिस्ट्री से कम नहीं होगा। बाकी आप बताइए, आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे के बारे में? आप अपनी राय को कमेंट्स में अवश्य रखिए। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूपीआई, पेट्रियन और ज्वाइन बटन, इन तीनों के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। इनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।